जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं प्यारे साथियों, ज्योग्राफी अड्डा एप्लीकेशन पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी की हमारी आज नए बैच की पहली क्लास है और ये वाला जो बैच है वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए, नेट जेएफ के एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा पीजीटी टीजीटी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जहाँ तक है पॉसिबिलिटी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में। ये वीडियो लास्ट तक एक बार ज़रूर देख लेना। बाद में सैम्पलिंग को लेकर आपके दिमाग में ना तो कोई डाउट रहेगा ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। और जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर यदि सैम्पलिंग का क्वेश्चन आएगा तो पूरा विश्वास है प्यारे साथियों, सैम्पलिंग का कोई भी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो हम अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि सैम्पलिंग होता क्या है। भाई सैम्पलिंग पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि सैम्पलिंग है क्या चीज़ है। देखो सैम्पलिंग क्या है, एक बड़ी आबादी या एक समूह से प्रतिनिधि प्रतिदर्श को प्राप्त करने की विधि को हम सैम्पलिंग कहते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ। भाई सपोज दैट 1000 आदमी हैं और उन 1000 आदमियों में से अब 5 आदमियों को छांटना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, सैम्पलिंग करोगे। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा, यूजीसी को केवल 6000 कैंडिडेट चाहिए जिनको वो जेआरएफ देना चाहता है। फॉर्म भरे जाएंगे लगभग 11-12 लाख। अब 11-12 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यूजीसी को केवल 6000 कैंडिडेट चाहिए जेआरएफ देने के लिए। तो वो 6000 कैंडिडेटों को छांटने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो ज़रूर अपनाएगा। यहाँ पर यूजीसी जेआरएफ देने के लिए एक प्रोसेस अपना रखा है एग्ज़ाम लेने का। तो ये भी क्या है, एक सैम्पलिंग ही है। क्या है, सैम्पलिंग ही है कि किसी समष्टि में से या जनसंख्या में से या समूह में से यदि आप कुछ एक इकाइयों को चयनित करना चाहते हो, कुछ एक इकाइयों को आप छांटना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, सैम्पलिंग कहते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो एक बड़ी आबादी या एक समूह से प्रतिनिधि प्रतिदर्श को प्राप्त करने की जो विधि है उसको हम प्रतिचयन कहते हैं। प्रतिचयन के प्रतिदर्श का चयन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर में है, ये के नहीं में है। प्रतिदर्श में प्रतिचयन में प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। अब ये प्रतिदर्श क्या है, प्रतिदर्श क्या है इसको मैं समझाता हूँ। सपोज दैट ये एक समष्टि है। अब समष्टि क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। समष्टि को जनसंख्या भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। और समष्टि उस कंप्लीट समूह को, उस बड़े समूह को इंडिकेट करता है जहाँ सैम्पलिंग की जा रही है। टोटल 11 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। 11 लाख कैंडिडेटों में से यूजीसी केवल 6000 कैंडिडेटों को जेआरएफ देना चाहता है। तो 11 लाख जो कैंडिडेट हैं जिनमें से सैम्पलिंग की जाएगी, जिनमें से 6000 कैंडिडेटों को अलग किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये जो 11 लाख कैंडिडेट हैं इसको हम क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। और जो 6000 कैंडिडेटों को हमने सेलेक्ट किया, जो 6000 कैंडिडेटों को जेआरएफ के लिए छांटा गया है, वो 6000 कैंडिडेट क्या हैं प्यारे साथियों, प्रतिदर्श हैं। तो ये एक समष्टि है, ठीक है। ये एक समूह है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं। इस बहुत सारे कैंडिडेटों में से प्यारे साथियों आपने टोटल 3 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया है। तो ये जो 3 कैंडिडेट हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया है, इनको आप क्या कहोगे, प्रतिदर्श कहोगे, सैंपल कहोगे। और ये पूरा जो समूह है जिसमें से आपने सैंपल निकाला है, इसको आप क्या कहोगे प्यारे साथियों, समष्टि कहोगे। इसका मैं एक प्यारा सा दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अपना बॉडी चेकअप करवाया होगा, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है, आपके ब्लड में से 5 ml ब्लड बाहर निकालता है। आपके शरीर में लगभग 3 लीटर के आसपास खून होता है। उस 3 लीटर खून में से प्यारे साथियों जो डॉक्टर होता है वो 5 ml खून निकालता है और उस 5 ml खून की क्या करता है, वो जांच करता है।
और उस 5 ml खून की जांच के बेसिस पर वो हमारे पूरे के पूरे 3 लीटर खून के बारे में सब कुछ बता देता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर टोटल जो 3 लीटर खून है उसको हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों? समष्टि कहेंगे। उस 3 लीटर खून में से 5 ml खून को बाहर निकाला गया है, उसको हम क्या कहेंगे? 5 ml खून को क्या कहेंगे प्यारे साथियों? प्रतिदर्श कहेंगे, सैंपल कहेंगे। और ये जो प्रोसेस है ना भाई, समष्टि में से प्रतिदर्श को निकालने की जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग कहते हैं, प्रतिचयन कहते हैं। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समष्टि बड़े समूह को अध्ययन की समष्टि या समग्र कहते हैं, अर्थात प्रतिनिधि प्रतिदर्श के इकाइयों की कुल संख्या को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। उस बड़े समूह को जिसमें सैंपलिंग की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? समष्टि कहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक बहुत बड़ा समूह है, इस समूह में टोटल 10,000 कैंडिडेट हैं। इन 10,000 कैंडिडेटों में से प्यारे साथियों आपने 8 कैंडिडेटों को किसी भी तरीके से बाहर निकाल लिया। ठीक है, 10,000 कैंडिडेट हैं, इन 10,000 कैंडिडेटों में से आपने किसी भी मेथड के द्वारा 8 कैंडिडेटों को बाहर निकाल लिया। अब ये जो 8 कैंडिडेट हैं ये तो क्या है? सैंपल है। और ये जो 10,000 कैंडिडेट थे जिनमें से आपने 8 प्रतिदर्श को बाहर निकाला है, ये क्या है प्यारे साथियों? समष्टि है। तो जो समष्टि है वो संपूर्ण को इंडिकेट करती है। किसको? संपूर्ण को इंडिकेट करती है। वहीं जो सैंपल है प्यारे साथियों वो कुछ को क्या करता है? इंडिकेट करता है कुछ को। समष्टि संपूर्ण से संबंधित है, जबकि जो सैंपल है वो कुछ से संबंधित है। सैंपल छांटे गए छोटे समूह को प्रतिदर्श या न्यायदर्श कहते हैं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, सैंपल को प्रतिदर्श भी कह देते हैं, इसको न्यायदर्श भी कह देते हैं। तो जो छांटा हुआ छोटा समूह है इसको प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? सैंपल कहा जाता है। प्रतिदर्श पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है बात? देखो प्यारे साथियों, आपका पूरा शरीर का खून था 3 लीटर। उस पूरे 3 लीटर खून में से 5 लीटर ब्लड निकाला गया, 5 ml ब्लड निकाला गया। मतलब 3 लीटर आपके शरीर में खून है, उसमें से 5 ml खून बाहर निकाला गया। और इस 5 ml खून की जांच की गई, और इस 5 ml की खून की जांच के बेस पर जो 3 लीटर खून था उसके बारे में अच्छे से अनुमान लगा लिया गया। तो यहाँ पर ये जो 3 लीटर खून 3 ml जो 5 ml खून था ना, ये इस कंप्लीट 3 लीटर खून का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, आपके शरीर में टोटल 3 लीटर खून है, जांच के लिए केवल 5 ml खून बाहर निकाला गया। उस 5 ml खून की जांच पड़ताल की गई, उसका टेस्ट किया गया। अब ये जो 5 ml खून था जो आपके 3 लीटर खून में से निकाला गया है, ये 5 ml खून प्यारे साथियों आपके 3 लीटर खून का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाई एक चावल का बड़ा भगोना है, उसमें लगभग 10 किलो चावल पक रहे हैं। चेक करता है हलवाई, तब केवल 2-3 चावलों को बाहर निकालता है और उन्हीं के बेस पर उन समस्त चावलों के बारे में क्या लगा लेता है? अनुमान लगा लेता है। यदि वो 3-4 चावल पक गए तो वो अनुमान लगा लेता है कि सभी के सभी चावल पक गए। तो वहाँ पर वो जो 3 चावल है वो क्या है प्यारे साथियों? सैंपल है। और वो सैंपल है जो 3 चावल, वो पूरे 10 लीटर चावल या 10 किलो चावलों का क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो सैंपल है वो संपूर्ण समष्टि का क्या करना चाहिए? प्रतिनिधित्व करना चाहिए। प्रतिदर्श उस समष्टि का एक उपसमुच्चय होता है जो पूरे वर्ग को निरूपित करता है। बात वही है, चाहे आप प्रतिनिधित्व करने वाला कह दो, चाहे आप निरूपित करने वाला कह दो। अब यहाँ हम बात करते हैं प्रतिदर्श और प्रतिचयन में अंतर के बारे में। सैंपल और सैंपलिंग में अंतर क्या है? तो आपको मोटा मोटा इतना तो समझ में आ गया होगा कि सैंपल क्या है? एक छोटा छाटा हुआ समूह है जो संपूर्ण समष्टि का क्या कर रहा है?
प्रतिनिधित्व कर रहा है। समष्टि में से सैंपल को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। किसी जनसंख्या के प्रातिनिधिक अंश को प्रतिदर्श कहते हैं और उस प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को हम प्रतिचयन कहते हैं। प्रतिदर्श का चयन वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। भाई जो सैंपलिंग है ना, वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। आप समष्टि में से जो प्रतिदर्श निकाल रहे हो वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा निकालना चाहिए। प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं की सहायता से समष्टि के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को सांख्यिकी अनुमान कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, भाई किसी भी टाइप का बन जाता है आजकल क्वेश्चन, क्योंकि पेपर बहुत ही डीपली तरीके से आने लग गया। सांख्यिकी अनुमान क्या है? अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से? भाई क्वेश्चन में इस पूरे स्टेटमेंट को लिख देगा कि प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं की सहायता से समष्टि के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को क्या कहा जाता है। प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं की सहायता से समष्टि के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, उसे सांख्यिकीय अनुमान कहा जाता है। इन्हें ज्ञात करने के लिए जिन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनुमानात्मक सांख्यिकीय विधियां कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकीय अनुमान, इन्हें ज्ञात करने के लिए जिन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुमानात्मक सांख्यिकी विधियां कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सांख्यिकीय अनुमान को ज्ञात करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकीय अनुमान को ज्ञात करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुमानात्मक सांख्यिकीय विधियां कहते हैं। अनुमानात्मक सांख्यिकी के दो प्रमुख कार्य होते हैं। जो अनुमानात्मक सांख्यिकी है इसके दो प्रमुख काम होते हैं, जिसमें पहला काम होता है प्रतिदर्शजों के ज्ञात होने पर प्राचलों का अनुमान लगाना। प्रतिदर्शजों के ज्ञात होने पर प्राचलों का अनुमान लगाना। दूसरा है प्यारे साथियों, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। तो अनुमानात्मक सांख्यिकी के दो सबसे महत्वपूर्ण काम हैं, जिसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रतिदर्शजों के ज्ञात होने पर प्राचलों का अनुमान लगाना, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है प्यारे साथियों परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। इतना समझ में आ गया? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अनुसंधानकर्ता किसी समूह की विशेषताओं को मध्यमान, मध्यांक, मानक विचलन, सहसंबंध गुणांक आदि के द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसंधानकर्ता किसी समूह की विशेषताओं को किसके द्वारा व्यक्त करता है? तो अनुसंधानकर्ता किसी समूह की विशेषताओं को मध्यमान के द्वारा, मध्यांक के द्वारा, मानक विचलन के द्वारा और सहसंबंध गुणांक के द्वारा व्यक्त करता है। अब हम आगे बात करते हैं प्राचल के बारे में कि प्राचल क्या होता है। प्राचल को इंग्लिश में पैरामीटर बोलते हैं। प्राचल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। समष्टि के लिए विद्यमान वर्णात्मक मापों को हम प्राचल कहते हैं। इतना याद कर लो कि समष्टि के लिए विद्यमान वर्णात्मक मापों को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? प्राचल कहा जाता है। प्रतिदर्शज किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? प्रतिदर्श के लिए ज्ञात की जाने वाली वर्णात्मक मापों को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्शज या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर दो कीवर्ड है। पहला कीवर्ड है प्राचल। क्वेश्चन आ जाता है कि समष्टि के लिए विद्यमान वर्णात्मक मापों को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि समष्टि के लिए विद्यमान वर्णात्मक मापों को हम प्राचल कहते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है। स्टेटमेंट टाइप का क्या बनेगा? प्रतिदर्शज समष्टि के लिए विद्यमान वर्णात्मक मापों को कहा जाता है। प्राचल प्रतिदर्शज के लिए ज्ञात की जाने वाली वर्णात्मक मापों को कहा जाता है। दो स्टेटमेंट बन गई। अब आपसे पूछ लेगा ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी दोनों गलत हैं, ऑप्शन सी
पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रतिदर्शज होते क्या हैं और प्राचल क्या होता है। मैंने उल्टा बोला था। प्राचल समष्टि के लिए विद्यमान वर्णात्मक मापों को कहा जाता है। प्रतिदर्शज प्रतिदर्श के लिए ज्ञात की जाने वाली वर्णात्मक मापों को कहा जाता है। ठीक है, इसका रियल आंसर ये है, जबकि मैंने इस तरीके से क्रॉस करके बोला था। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है ना वो, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिदर्शजों की सहायता से प्राचलों का अनुमान लगाना ही सांख्यिकीय अनुमान कहलाता है। प्रतिदर्शजों की सहायता से, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रतिदर्शजों की सहायता से प्राचलों का अनुमान लगाना ही सांख्यिकीय अनुमान कहलाता है। जिन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके प्राचलों के सांख्यिकीय अनुमान लगाए जाते हैं उन्हें प्यारे साथियों हम अनुमानात्मक सांख्यिकीय विधियां कहते हैं। ठीक है, प्रतिदर्शजों की सहायता से प्राचलों का अनुमान लगाना ही सांख्यिकीय अनुमान कहलाता है। जिन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके प्राचलों के सांख्यिकीय अनुमान लगाए जाते हैं उन्हें अनुमानात्मक सांख्यिकीय विधियां कहते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, यदि आप ज्योग्राफी का बिल्कुल फुल डिटेल वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, आपका सपना है कॉलेज लेक्चरर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, आप चाहते हो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी बहुत ही गजब तरीके की कमांड हो जाए, तो आप प्यारे साथियों ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस गारंटी बैच का टारगेट है कि आप ज्योग्राफी का कोई भी एग्ज़ाम दो, हर एग्ज़ाम में हमारे इस बैच के कंटेंट से कम 80% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये गारंटी बैच की कहानी है प्यारे साथियों। और यदि आप ये गारंटी बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आपको ये हमारा गारंटी बैच मिल जाएगा। सैंपल अनुसंधानकर्ता के द्वारा वास्तविक अध्ययन के लिए चयनित किया जाता है। भाई प्रतिदर्श हम सैंपल क्यों लेते हैं? सैंपल अनुसंधानकर्ता के द्वारा वास्तविक अध्ययन के लिए चयनित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा वास्तविक अध्ययन के लिए क्या किया जाता है? सैंपल चयनित किया जाता है। एक थोड़ा सा आप अनुमान लगाओ, इस लाइन को समझने की कोशिश करो। भाई हमारे पूरे खून, सपोज दैट हमारे शरीर का बॉडी चेकअप करना है, अब यदि सैंपल का प्रोसेस नहीं होता तो डॉक्टर हमारे बॉडी का चेकअप करने के लिए हमारे पूरे के पूरे खून को बाहर निकालता, फिर उसका चेकअप करता और फिर उसे अंदर डालता, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन सैंपल होने की वजह से मात्र 5 ml खून के द्वारा हमारे कंप्लीट 3 लीटर खून के बारे में बहुत ही सटीक अनुमान निकाल लिया जाता है। तो जो सैंपल है ना, ये अनुसंधानकर्ता के द्वारा वास्तविक अध्ययन करने के लिए चयनित किया जाता है। वो जो 5 ml खून निकाला जा रहा है, वो डॉक्टर क्यों निकाल रहा है? ताकि उस 5 ml खून के द्वारा वो हमारे कंप्लीट खून का बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सके। एक सटीक या वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषता। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सैंपल की विशेषता के बारे में कि एक सबसे सटीक सैंपल कौन सा हो सकता है, एक सटीक सैंपल की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्रतिदर्श अपनी समष्टि का प्रतिनिधि होना चाहिए। प्यारे साथियों, 10 किलो चावल भगोने में चढ़े हुए हैं, बन रहे हैं, वो हलवाई आया और उस हलवाई ने सभी चावलों को मिक्स किया और मिक्स करके और उसमें से केवल 3 चावलों को बाहर निकाला, दबा के देखा और उसने बोल दिया कि सभी के सभी चावल पक गए, इनको हटा दो और इनको खा लो। तो वहाँ पर वो जो 3 चावल थे वो क्या थे? सैंपल थे। और वो जो 3 चावल सैंपल थे वो समष्टि का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो कंप्लीट समष्टि का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो उस कंप्लीट समष्टि को क्या कर रहे थे? निरूपित कर रहे थे। तो जो आप सैंपल निकाल रहे हो ना, वो जो सैंपल है वो उस संपूर्ण समष्टि का क्या होना चाहिए? प्रतिनिधि होना चाहिए। वो सैंपल उस संपूर्ण समष्टि को क्या करना होना चाहिए?
प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो सैंपल उस समस्त समष्टि को प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। ठीक है। प्रतिदर्श संभाव्यता के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो प्रतिदर्श है वो संभाव्यता के सिद्धांत पर आधारित है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रतिदर्श समजातीय जनसंख्या या समष्टि से लिया गया है। जो प्रतिदर्श है वो समजातीय जनसंख्या या समष्टि से लिया गया है। प्रतिदर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह अपनी समष्टि की सभी विशेषताओं या गुणों को समाहित कर सके। प्यारे साथियों, आप जो सैंपल ले रहे हो उस सैंपल का आकार इतना होना चाहिए कि वो उस संपूर्ण समष्टि का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो सैंपल ले रहे हो ना, वो सैंपल इतने आकार का होना चाहिए ताकि वो उस संपूर्ण समष्टि का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके। सपोज डेट समष्टि में 2 लाख लोग हैं और आपने केवल सैंपल के तौर पर 3 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया, तो ऐसा शायद ही पॉसिबल है कि वो 3 कैंडिडेट 2 लाख लोगों को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाए। वो जो 3 लोगों का आपने सैंपल लिया है वो शायद ही पॉसिबल है कि वो 3 लोग उस संपूर्ण 3 लाख लोगों की समष्टि का प्रतिनिधित्व कर पाए। ठीक है, समझ रहे हो ना कि जो आप सैंपल ले रहे हो उस सैंपल का आकार सटीक होना चाहिए ताकि वो उस संपूर्ण समष्टि को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सके। छोटा प्रतिदर्श की अपेक्षा बड़ा प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक करता है। ठीक है, एक साइड आप छोटा सैंपल ले रहे हो, दूसरी साइड आप एक बहुत बड़ा सैंपल ले रहे हो। तो यदि छोटा सैंपल है ना, उसकी तुलना में प्यारे साथियों जो बड़ा सैंपल होता है ना, वो समष्टि का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा सैंपल छोटे सैंपल की तुलना में समष्टि को सही ढंग से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सैंपल बहुत ही बड़ी साइज का हो। जो सैंपल है वो बहुत बड़ी साइज का भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी साइज का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हम छोटी और बड़ी 2 साइजों के बीच में कंपेयर करें तो जो सैंपल है वो छोटे के बजाय बड़ा होना चाहिए ताकि वो संपूर्ण समष्टि का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके। एक अच्छे प्रतिदर्श के लिए समय, श्रम तथा मुद्रा के दृष्टिकोण से कम खर्चीला होना आवश्यक है। प्यारे साथियों, जो आप सैंपल निकाल रहे हो ना, वो सैंपल ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च ना हो, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, उसमें आपको ज़्यादा रुपए भी खर्च ना करना पड़े। प्रतिदर्श में यादृच्छिकरण का गुण पाया जाता है। प्यारे साथियों, जो आप सैंपल निकाल रहे हो उस सैंपल में यादृच्छिकरण का गुण भी होना चाहिए। प्रतिदर्श पक्षपात रहित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों कि जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो ना, वो सैंपल 100% पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। यदि वो पक्षपात से युक्त हुआ तो फिर आप, यदि सैंपल पक्षपात से युक्त हुआ तो उस सैंपल के बेस पर आप संपूर्ण समष्टि का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि जो प्रतिदर्श है वो 100% पक्षपात रहित तो होना चाहिए। प्रतिदर्श अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। जो आप सैंपल निकाल रहे हो उस सैंपल में गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपने एक ऐसा सैंपल निकाला जिसमें गलतियां हैं, तो भाई वो आपका जो गलतियों वाला सैंपल है वो समष्टि का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। प्रतिदर्श अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। आप जो सैंपल निकाल रहे हो वो आपके अध्ययन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? आपके अध्ययन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रतिदर्श में उच्च विश्वसनीयता का गुण भी होना चाहिए। जो आपका सैंपल है वो ऐसा होना चाहिए जिस पर आप बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास कर सकें। प्रतिचयन की प्रक्रिया। अब प्रतिचयन की प्रक्रियाओं के बारे में हम 2 अलग अलग बातें करेंगे।
आप बुकों में पढ़ोगे तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको अलग अलग सीन देखने को मिलेगा। एक बुक में प्रतिचयन की प्रक्रिया कुछ और दी हुई है, दूसरी बुक में प्रतिचयन की प्रक्रिया कुछ और बताई हुई है। तो यहाँ पर हमने प्रतिचयन की दोनों प्रक्रिया को ही बता दिया आपको, दोनों को पढ़ लेना। यदि क्वेश्चन बनता है तो चाहे वो कोई सी प्रक्रिया से बने, आप उसे 100% ठीक करेंगे ही करेंगे। प्रतिचयन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम बात करते हैं अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, दूसरा समष्टि को स्पष्ट करना, तीसरा आंकड़ों का संकलन करना, चौथा मापन विधि की व्याख्या करना, पांचवा निर्देश सूची की रचना करना, छठा प्रतिचयन विधि का चयन करना, सातवां पूर्ण परीक्षण करना, आठवां आंकड़ों का सारांश या विश्लेषण करना। तो प्रतिचयन की प्रक्रिया की ये टोटल 8 स्टेप हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लो। वहीं हम आगे बात करते हैं प्रतिचयन प्रक्रिया के टोटल 9 स्टेपों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है सर्वेक्षण का उद्देश्य, दूसरा आता है प्रश्नावली निर्माण, तीसरा आता है लक्ष्य समष्टि को परिभाषित करना, चौथा आता है प्रतिचयन समूह, पांचवा आता है प्रतिचयन की क्रियाविधि का चयन, छठा आता है प्रतिचयन इकाइयों का चयन, सातवां आता है सर्वेक्षण आंकड़ा प्रक्रिया, आठवां आता है आंकड़ों का विश्लेषण और नौवां आता है प्यारे साथियों परिणामों का प्रकाशन। ठीक है, तो प्रतिचयन की प्रक्रिया 2 तरीके से बता दी मैंने, एक में मैंने टोटल 9 स्टेप बताया और दूसरे में मैंने प्यारे साथियों टोटल 8 स्टेप बताया। तो इन दोनों को पढ़ लेना, यदि बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इन दो के बीच से बनेगा, जिसे आप 100% ठीक करोगे यदि आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो। अब हम बात करते हैं सैंपलिंग की टेक्निक के बारे में। किसके बारे में? सैंपलिंग की टेक्निक के बारे में, सैंपलिंग की तकनीकी के बारे में। अब देखो सैंपलिंग क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूं। सैंपलिंग क्या है? समष्टि में से प्रतिदर्श को निकालने की जो प्रक्रिया है, पॉपुलेशन में से सैंपल को जो निकालने की प्रोसेस है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग कहते हैं। अब प्रतिचयन की जो तकनीकी है वो टोटल 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली होती है प्यारे साथियों प्रायिकता, जिसको आप संभाव्य भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है प्यारे साथियों गैर प्रायिकता, जिसको आप असंभाव्य भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। तो सैंपलिंग की टेक्निक 2 तरीके की, पहली होती है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, एक होती है रैंडम या नॉन रैंडम। दोबारा से बता रहा हूँ, सॉरी। जो प्रतिचयन की तकनीकी है 2 प्रकार की है, प्रोबेबिलिटी, रैंडम, ये तो एक हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम, ये 2 हो गई। ठीक है, तो प्रतिचयन की तकनीकी कितनी? 2, एक हो गई प्रोबेबिलिटी, दूसरी हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी, या एक हो गई रैंडम, दूसरी हो गई नॉन रैंडम। जो प्रोबेबिलिटी है उसे ही रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसे ही प्यारे साथियों नॉन रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। चाहे आप प्रायिकता प्रतिचयन कह दो, चाहे आप संभाव्य प्रतिचयन कह दो, चाहे आप गैर प्रायिकता प्रतिचयन कह दो, और चाहे आप गैर या असंभाव्य प्रतिचयन कह दो। ठीक है, तो ये 2 क्या हैं प्यारे साथियों? सैंपलिंग की टेक्निक है, प्रतिचयन की तकनीकी हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके भागों के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारी बार बन चुका है, इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से रटना है प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से याद करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का बन चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन की तकनीकियां प्रायिकता प्रतिचयन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन की तकनीकियां असंभाव्य प्रतिचयन से संबंधित हैं। तो प्यारे साथियों इस टाइप के क्वेश्चन आप केवल और केवल तब ही ठीक कर पाओगे जब आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन सी टेक्निक शामिल है, नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन सी टेक्निक शामिल हैं।
तो अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, जो प्रोबेबिलिटी या जो रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें टोटल 5 तकनीकियाँ शामिल हैं, जिसमें पहली है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, दूसरी है स्तरीकृत प्रतिचयन, तीसरी है व्यवस्थित प्रतिचयन, चौथी है बहुचरणीय प्रतिचयन और पांचवी है गुच्छ प्रतिचयन। इनके आपको इंग्लिश नाम भी याद करने हैं, जो कि मैं आगे जब इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा वहां पर मैं उनका जिक्र करूंगा। इनके इंग्लिश नाम भी याद करना, ठीक है। आजकल हिंदी मीडियम वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि पेपर जो एग्जामिनर है वो इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, वो व्हाट्सएप वाला सीन चल रहा है। गैर प्रायिकता या असंभाव्य, नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन आता है? उसमें उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन आता है, सुविधात्मक प्रतिचयन आता है, कोटा प्रतिचयन आता है और स्नोबॉल प्रतिचयन आता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रतिचयन की तकनीकी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक आ गई प्रोबेबिलिटी, दूसरी हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी को हम नॉन रैंडम भी बोलते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी या जो रैंडम सैंपलिंग है उसमें टोटल 5 सैंपलिंग आती हैं, जिसमें एक का नाम है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, दूसरी का नाम है स्तरीकृत प्रतिचयन, तीसरी का नाम है व्यवस्थित प्रतिचयन, चौथी का नाम है बहुचरणीय प्रतिचयन और पांचवी का नाम है गुच्छ प्रतिचयन। वहीं हम यदि बात करें गैर प्रायिकता या असंभाव्य या नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन सी सैंपलिंग आती हैं, तो इसमें प्यारे साथियों टोटल 4 सैंपलिंग आती हैं, जिसमें एक है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, दूसरा है सुविधात्मक प्रतिचयन, तीसरा है कोटा प्रतिचयन और चौथा है प्यारे साथियों स्नोबॉल प्रतिचयन। तो यहाँ तक की सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज्योग्राफी की आज की पहली क्लास थी, इसलिए इसको हम यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। कल से प्यारे साथियों ज्योग्राफी के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बीच में क्लास चलेंगी, ठीक है। कल से ज्योग्राफी की 1.5 से 2 घंटे की क्लास चलेगी। लगभग 45 से 50 दिन में हम कंप्लीट सिलेबस को एक बार कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से तरीके से, और बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू क्लास से बने रहें। यदि आप रेगुलर क्लास से बने रहना चाहते हो, आप इसी तरीके का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ना चाहते हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके थ्रू आपको हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच मिल जाएगा, नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच मिल जाएगा, कॉलेज लेक्चर के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके की शानदार वाली दूसरी क्लास में। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी में हमारे सैम्पलिंग का टॉपिक चल रहा था, और जो सैम्पलिंग की सीरीज चल रही है उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे सैम्पलिंग की जो तकनीकी है उसके बारे में। मैंने आपको बताया था सैम्पलिंग 2 तरीके से होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस होता है। किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है ये भी मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझा दिया था, ठीक है। अब आज हम इनको बारे में पढ़ते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इनके जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायिकता या संभाव्य प्रतिचयन। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इनकी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करूँगा। प्रायिकता प्रतिदर्श में समष्टि की सभी इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की समान संभावना बनी रहती है। इसको यादृच्छिक प्रतिचयन भी कहते हैं। यह विषयनिष्ठ क्रियाविधि है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रायिकता या जो संभाव्य प्रतिचयन है, इसमें सीन क्या होता है कि इसमें समष्टि की जितनी भी इकाइयाँ हैं, हर एक इकाई का प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित होने की बिल्कुल समान संभावना होती है। जैसे सपोज दैट आपने नेट जेआरएफ का फॉर्म भर दिया, नेट जेआरएफ का टोटल 10 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भर दिया, तो यहाँ पर 10 के 10 लाख लोगों में हर एक कैंडिडेट का जेआरएफ क्वालिफाई होने की बिल्कुल बराबर संभावना है,
ठीक है, बिल्कुल बराबर संभावना ना भाई। 10 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भर दिया तो 10 के 10 लाख कैंडिडेटों की जेआरएफ होने की बिल्कुल एक समान संभावना है। उसमें से किसी भी कैंडिडेट का जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके स्किल के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर। तो जो प्रायिकता या संभाव्य प्रतिचयन होता है, इसमें प्यारे साथियों समष्टि की जितनी भी इकाइयां हैं, हर एक इकाई का प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित होने की बिल्कुल 100% समान संभावना होती है। कोई भी इकाई प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित हो सकती है। सपोज दैट ये एक समष्टि है, इसमें ये टोटल इकाइयां हैं, तो इसमें जितने भी इकाइयां हैं ना, हर एक इकाई का सैंपल के रूप में सम्मिलित होने की बिल्कुल समान संभावना होती है। हमारे शरीर के अंदर टोटल 3 लीटर ब्लड है। 3 लीटर ब्लड में सैंपल के तौर पर जो हमें 5 ml ब्लड चाहिए, उस 5 ml ब्लड में 3 लीटर ब्लड के हर एक भाग का शामिल होने की बिल्कुल समान संभावना है। ठीक है ना भाई, इसमें आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप इनमें से हर किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो संभाव्य या जो प्रायिकता प्रतिचयन होता है, इसमें समष्टि की प्रत्येक इकाई का प्रतिदर्श के रूप में शामिल होने की बिल्कुल समान संभावना है। हर एक इकाई इतना अधिकार रखती है कि उसको भी प्रतिदर्श के रूप में सिलेक्ट किया जा सकता है। इसको हम यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। यह एक विषयनिष्ठ क्रियाविधि है। एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके अकॉर्डिंग होता है। सपोज दैट आपको कैसा चाहिए और आपको बिल्कुल वैसा मिल रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया। और सब्जेक्टिव का मतलब है सभी समान हैं, उनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है भाई, ये समष्टि है, समष्टि में टोटल 10 कैंडिडेट हैं सपोज दैट, तो यहां पर 10 के 10 कैंडिडेटों की सेलेक्ट होने की बिल्कुल समान संभावना है। 10 के 10 कैंडिडेट इतना अधिकार रखते हैं कि आप उनमें से हर एक कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये विषयनिष्ठ क्रियाविधि है। जनसंख्या की प्रत्येक इकाई की नमूने में चुने जाने की प्रायिकता एक समान होती है। समष्टि में जितने भी इकाइयां हैं, हर एक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में शामिल होने की बिल्कुल एक समान संभावना होती है। नमूने के विश्लेषण में प्रायिकताओं के आधार पर तथ्यों को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, नमूने के विश्लेषण में, जो नमूनों का विश्लेषण है, उसमें प्रायिकताओं के आधार पर तथ्यों को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। प्रतिचयन की प्रक्रिया नमूने की इकाइयों के चयन में एक या अधिक सोपानों तक स्वचालित होती है। प्रतिचयन प्रक्रिया नमूने की इकाई में के चयन में एक या अधिक सोपानों तक स्वचालित होती है। एक या अधिक सोपानों का मतलब है कि भाई टोटल 10 इकाइयां हैं। यहां पर क्या कह रहा है, ये टोटल 10 इकाइयां हैं। ठीक है, 10 की 10 इकाइयों के प्रतिदर्श के रूप में शामिल होने की बिल्कुल एक समान संभावना है। ठीक है, अब आप जो सिलेक्ट कर रहे हो, ये आप मल्टीपल सोपानों में कर सकते हो। सपोज दैट इन 10 में से आप पहले 5 को छांट लो, फिर इनमें से आप 3 को छांट लो, फिर इनमें से 2 को छांट लो, फिर 1 को छांट लो। तो ये क्या हो गए, अलग अलग सोपान हो गए। ठीक है, प्रायिकता प्रतिचयन की क्रियाविधि व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होती है। जब हर एक इकाई का प्रतिदर्श के रूप में शामिल होने की बिल्कुल एक समान संभावना है, तो जायज सी बात है ये व्यक्तिगत पक्षपात से बिल्कुल मुक्त होती है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरे को ऐसी चाहिए इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कैंडिडेट मेरे को अच्छा लगा इसलिए इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। नहीं, प्रायिकता प्रतिचयन की सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो आप प्रतिदर्शों का चयन कर रहे हो ना, ये व्यक्तिगत पक्षपात से बिल्कुल मुक्त है। प्रतिचयन की प्रक्रिया नमूने की इकाई के चुनाव में एक या अधिक चरणों तक स्वचालित होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये है संभाव्य प्रतिदर्श, प्रायिकता प्रतिचयन या फिर रैंडम सैंपलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की विशेषताएं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो इनके टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, रैंडम सैंपलिंग की जो प्रकार हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों हम पढ़ते हैं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में। मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, इनके जो इंग्लिश के नाम हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। यह प्रतिचयन की बुनियादी क्रियाविधि है। जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है यह प्रतिचयन की एक बुनियादी क्रियाविधि है। इस क्रियाविधि में प्रत्येक इकाई का चयन समग्र रूप से संयोग तंत्र के माध्यम से होता है, चांस मैकेनिज्म के माध्यम से होता है, संयोग तंत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। इसमें समष्टि की प्रत्येक इकाई प्रतिदर्श के रूप में शामिल होने की एक जैसी संभावना होती है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का प्रयोग समरूप समष्टि के लिए किया जाता है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन में सामान्यतः निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह सरल यादृच्छिक प्रतिचयन होता क्या है। देखो, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन है ना, ये प्रतिचयन की एक बुनियादी क्रियाविधि है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लो, ये बुनियादी है। मतलब आप जितने भी आगे सैंपलिंग पढ़ोगे ना, हर एक जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सैंपलिंग के बाकी के जितने भी मेथड है उन सभी का ये एक तरीके से आधार है। क्या है? आधार है। इस क्रियाविधि में प्रत्येक इकाई के चयन होने के लिए भाई सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के माध्यम से जब आप इकाइयों को सेलेक्ट कर रहे हो, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर जब आप सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो प्यारे साथियों इस विधि के माध्यम से यदि आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे तो वो चांस मैकेनिज्म के माध्यम से होगा। चांस मैकेनिज्म को इंग्लिश में बोलते हैं संयोग तंत्र। संयोग तंत्र का मतलब है जैसे इकाइयां थी, टेम्परेरी रूप से आपने किसी एक को उठा लिया। ठीक है, जैसे 10 लोग हैं, 10 में से आपने किसी एक को उठा लिया, तो ये क्या हो गया? चांस मैकेनिज्म हो गया। आपने किसी तरीके का कोई व्यक्तिगत पक्षपात नहीं किया। ठीक है, सामने 10 लोग खड़े हुए थे, आपने कह दिया कि शुरू बीच की लाइन में तीसरे नंबर का कैंडिडेट खड़ा होकर आ जाए। इस तरीके से एक लाइन बनी हुई थी, आपने किया, आप गए, जाते कह दिया कि दूसरा नंबर का कैंडिडेट आ जाओ, 10वां नंबर का कैंडिडेट आ जाओ, 15वां नंबर का कैंडिडेट आ जाओ। मतलब आप सडनली किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हो। आप जिस कैंडिडेट को सडनली सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपका किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं है, तो इसको हम चांस मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, यह प्रतिचयन बुनियादी क्रियाविधि है। इस क्रियाविधि में प्रत्येक इकाई का चयन समग्र रूप से संयोग तंत्र होता है, चांस मैकेनिज्म के माध्यम से होता है। संयोग तंत्र क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अचानक से किसी को उठा लेना, ठीक है ना, अचानक से टेम्परेरी रूप, मतलब लोग खड़े हुए हैं, समष्टि पूरी है जिसमें टोटल 100 200 500 लोग हैं, आपको 5 सेलेक्ट करने, आपने वैसे ही 5 को उठा लिया। ठीक है, संयोग तरीके से आपने 5 को उठा लिया, वहां पर आपका किसी तरीके का कोई व्यक्तिगत पक्षपात नहीं था। इसके भी कुछ मेथड्स हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में शामिल होने की बिल्कुल एक समान संभावना होती है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का प्रयोग समरूप समष्टि के लिए किया जाता है। समरूप समष्टि का मतलब है ऐसे स्थिति में किया जाता है जहां पर जितने भी कैंडिडेट है ना वो एक समान विशेषता वाले हैं। ठीक है, अब जो सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श है या सरल यादृच्छिक जो प्रतिचयन है, सिंपल रैंडम जो सैंपलिंग है जहां पर आप चांस मैकेनिज्म का प्रयोग कर रहे हो, तो चांस मैकेनिज्म के लिए भी प्यारे साथियों कुछ मेथड्स हैं, जैसे लॉटरी विधि हो गया, यादृच्छिक संख्या चयन विधि हो गया जिसको हम इंग्लिश में रैंडम अंक सारणी विधि बोल देते हैं, टिपेट विधि हो गया, कार्ड प्रणाली हो गया, ग्रिड प्रणाली हो गया। ठीक है, अब जैसे लॉटरी निकलती है, लॉटरी में क्या होता है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं और चांस मैकेनिज्म को वहां पर अप्लाई किया जाता है और किसी भी कैंडिडेट को वो लॉटरी निकल जाती है। तो लॉटरी में क्या करते हैं, जैसे जितनी भी पर्चियां आती हैं, पर्चियां बनाई जाती हैं, वो पर्चियां बिल्कुल सेम आकार की होती हैं। ठीक है, उसमें किसी तरीके का कोई अंतर नहीं होता। उन पर्चियों को सेम आकार में फोल्ड किया जाता है। ठीक है, और फिर उनको किसी एक बॉक्स में डालकर उस बॉक्स को जबरदस्त तरीके से हिलाया जाता है ताकि वो सभी की सभी पर्चियां मिक्स हो जाएं। फिर अचानक किसी भी एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी भी एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आजा भाई। ठीक है, और वो उन पर्चियों में से किसी भी एक पर्ची को उठा लेता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, चांस मैकेनिज्म कहेंगे, और इस चांस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है लॉटरी विधि में। इसी तरीके से
रैंडम अंक सारणी विधि है, टिपेट विधि है, कार्ड प्रणाली है, ग्रिड प्रणाली है। तो यहाँ पर आपको लॉटरी विधि क्या है, यादृच्छिक संख्या चयन विधि क्या है, टिपेट विधि क्या है, कार्ड प्रणाली क्या है, ग्रिड प्रणाली क्या है, इनको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना समझ लो, इतना याद कर लो कि ये जो 5 मेथड है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग से संबंध रखते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग। नाम से पता चल रहा है सिस्टेमैटिक, मतलब आपके दिमाग में इस शब्द को सुनते ही एक विचार आया होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो सैंपल का चयन किया जा रहा है ना, वो किसी सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। एक बार पढ़ के बताता हूं, पढ़ो साथ के साथ, फिर बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग इसमें समष्टि की सभी इकाइयों की सूची बनाकर इकाइयों को क्रम संख्या दे दी जाती है। ध्यान से सुनना, इसमें समष्टि की सभी इकाइयों की सूची बनाकर इकाइयों को क्रम संख्या दे दी जाती है। तत्पश्चात समष्टि व प्रतिदर्श के आकार का अनुपात n/n, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n बराबर के ज्ञात किया जाता है कि समष्टि के प्रत्येक इकाई समष्टि की कितनी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात के बताता है कि प्रतिदर्श की प्रत्येक इकाई समष्टि की कितनी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। अब समष्टि की प्रत्येक के इकाइयों में से एक इकाई को लॉटरी अथवा रैंडम अंक प्रणाली से चुन लेते हैं और फिर उस इकाई के बाद प्रत्येक के अंतराल पर स्थित इकाइयों का चयन करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझाता हूं। सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, सपोज दैट आपको 5 इकाइयों को सिलेक्ट करना है, आपको 5 कैंडिडेटों को सिलेक्ट करना है। आपके सामने टोटल 100 कैंडिडेट हैं भाई, टोटल 100 कैंडिडेट हैं, आपको 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करोगे, इन 100 के 100 कैंडिडेटों को आप कह दोगे कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, अब वो 100 के 100 कैंडिडेट लाइन में खड़े हो जाएंगे, वो अपने खुद के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आप किसी तरीके का रूल नहीं लगाओगे कि भाई कम एज वाले आगे लगो, ज़्यादा एज वाले पीछे लगो, ज़्यादा हाइट वाले आगे लगो, कम हाइट वाले पीछे लगो। ठीक है, कम हाइट वाले आगे लगो, पीछे ज़्यादा हाइट वाले आगे लगो। आप किसी तरीके का कोई रूल नहीं बनाओगे। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने कह दिया कि भाई यहाँ से आप एक लाइन बना दो। सपोज दैट ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप यहाँ पर आके खड़े हो गए और कह दिया कि भाई यहाँ से लाइन बना लो। सभी के सभी लोगों ने लाइन बना ली। ठीक है, इस लाइन को बनाने में आपका किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं है। अब 100 कैंडिडेट एक लाइन में खड़े हो गए, आपको उनमें से 5 कैंडिडेटों को सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल N बटा स्मॉल n बराबर के इस फॉर्मूले को उपयोग करोगे। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल N है वो समष्टि में जितनी इकाइयां हैं उनके बारे में बता रहा है। जो स्मॉल n है आपको जितने इकाइयों को सेलेक्ट करना है उसके बारे में बता रहे हैं, और के है जो अंतराल है। अब आप क्या करोगे, समष्टि में टोटल 100 कैंडिडेट है तो आप 100 कैपिटल N का मान लिखोगे। फिर आपको 5 कैंडिडेटों को सेलेक्ट करना है, मतलब स्मॉल n का मान कितना है, 5 है। 100 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो मतलब आपके पास इस के का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, के का मान 20 आ गया। अब आप क्या करोगे, ये 100 कैंडिडेट एक लाइन में खड़े हुए, लॉटरी विधि का उपयोग करोगे और इसमें आप किसी भी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लोगे। सपोज दैट आपने इस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया और अब कह दोगे कि भाई हर 20वां कैंडिडेट बाहर निकल कर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर के का मान कितना है, 20 आया है। इसलिए आप क्या कह दोगे कि जो जो कैंडिडेट 20वें नंबर पर है वो बाहर निकल कर आ जाओ। जैसे 20वां आ जाओ, फिर 40वां आ जाओ, फिर 60वां आ जाओ, फिर 80वां आ जाओ, फिर 100वां कैंडिडेट निकल कर आ जाओ। तो आपने लाइन बनवाया, उसमें आपका किसी तरीके से कोई पक्षपात नहीं रहा। फिर आपने के का मान निकाला, इसमें आपका किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं था। 100% पक्षपात से मुक्त रहे और आपने 5 सैंपलों को सेलेक्ट भी कर लिया। अब समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा पढ़ लो इसको।
इस समष्टि की सभी इकाइयों की सूची बनाकर इकाइयों को क्रम संख्या दे दी जाती है। क्रम संख्या दे दो, चाहे एक लाइन में खड़ा करवा दो, ठीक है। तत्पश्चात समष्टि व प्रतिदर्श के आकार का अनुपात ज्ञात किया जाता है। आकार का अनुपात ज्ञात करने के लिए समष्टि में सैंपल का भाग देना है, जो मान आएगा वो रहेगा। सपोज दैट समष्टि में लोगों की संख्या 1000 है, तो कैपिटल N का मान हो गया 1000। आपको 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो सैंपल कितने चाहिए आपको? 10 चाहिए, तो स्मॉल n का मान हो गया 10, ठीक है। उससे k का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर k किसके बारे में बता रहे हैं कि समष्टि की प्रत्येक इकाइयां समष्टि की कितनी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो जैसे 1000 कैपिटल N का मान हो गया समष्टि, आपको 10 सैंपल सेलेक्ट करने, k का मान 100 आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो k का मान है वो किसको बता रहा है कि यहाँ पर जो एक कैंडिडेट है k, वो इन 100 कैंडिडेटों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिदर्श की अर्थात के बताता है कि प्रतिदर्श की प्रत्येक इकाई समष्टि की कितनी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अब समष्टि की प्रथम के इकाई में से एक इकाई को लॉटरी अथवा रैंडम अंक प्रणाली से चुन लेते हैं तथा फिर उस इकाई के बाद प्रत्येक के वे अंतराल पर स्थित इकाइयों का चयन कर लेंगे। समझ में आ गई थी? मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या है? अब देखो हिंदी में देखो इसको स्तरीकृत, आप याद करो स्तरीकृत को इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। स्तरीकृत को इंग्लिश में स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। अब जो ये स्तरीकृत शब्द है, इस स्तरीकृत शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि यहां पर स्तरों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्तरों की बात हो रही है। अब हम एक बार पढ़ते हैं इसको। इसमें कुछ लक्षणों के आधार पर जनसंख्या को समूह में विभाजित किया जाता है, मतलब समूह को अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। फिर प्रत्येक समूह के भीतर एक समान प्रतिदर्श सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के द्वारा सैंपल का चयन किया जाता है। तो जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, जो स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन है, इसमें क्या किया जाता है? समष्टि को, समष्टि है टोटल जिसमें 100, 200, 500 लोग हैं, उन समष्टि को कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया अलग अलग लक्षणों के आधार पर, और फिर उस समूह में से एक एक दो दो इकाइयों का चयन कर लिया जाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। सपोज दैट आपने 5 लक्षणों के आधार पर 5 समूह बना लिए, आपको 10 लोग चाहिए, तो आप प्रत्येक समूह से 2-2 लोगों को सेलेक्ट कर लो, और आप जिन 2 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो उसके लिए प्यारे साथियों आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग करना होगा, ठीक है। समझ में आ गई कि भाई ये 50 आदमी है, जैसे एक कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज में टोटल 500 कैंडिडेट हैं, 500 स्टूडेंट हैं, आपको 10 कैंडिडेटों को सेलेक्ट करना है। आपने क्या किया? आपने कहा कि जिन कैंडिडेटों के पास बीएससी बायो से हैं वो एक साइड हो जाओ, बीएससी मैथ वाले एक साइड हो जाओ, बीए वाले एक साइड हो जाओ, कॉमर्स वाले एक साइड हो जाओ, और बीबीए वाले एक साइड हो जाओ। 5 अलग अलग स्तर बन गए। अब आप प्रत्येक में से 2-2 को सेलेक्ट कर लो, सिंपल सा तरीका। तो इसमें क्या किया आपने? समष्टि को विशेष लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया, और फिर प्रत्येक समूह से आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से इकाइयों का चयन कर लिया। समझ में आ गई? अब आपको यह भी पता चल चुका होगा कि हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग कौन सी स्थिति में करते हैं, जब समष्टि में अलग अलग तरीके के लोग हैं, समष्टि में बहुत ज्यादा विविधता है। जब समष्टि में बहुत ज्यादा विविधता है, विभिन्नता है, ठीक है। इसको मैं यहां पर नहीं लिखा, इसलिए मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं एक बार। तो हम जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है इसका उपयोग कौन सी स्थिति में कर रहे हैं? जब समष्टि में विभिन्नता है, समष्टि में विभिन्न लक्षणों वाले लोग हैं,
जब समष्टि में एक ही समान तरीके के लोग हैं, समष्टि में समरूपता है, तो भाई आप अलग अलग समूह में विभाजित ही कैसे करोगे। और जब समूह में, समष्टि में क्या है, विभिन्नता है, समष्टि में अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो आप आसानी से लक्षणों के आधार पर समष्टि को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। अब हम बात करते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग के बारे में। यह तब उपयोगी है जब समष्टि एक व्यापक भौगोलिक प्रदेश में प्रकीर्णित है, व्यापक भौगोलिक प्रदेश में फैली हुई है। इस विधि में समष्टि को गुच्छों में, समूह में विभाजित किया जाता है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आया होगा कि जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग थी उसमें भी हमने समूह में विभाजित किया था और क्लस्टर में भी हम समूह में विभाजित कर रहे हैं, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ। प्यारे साथियों, आपने जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो समष्टि को समूह में विभाजित किया था वो अलग अलग लक्षणों के आधार पर किया था, जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में आप किसी विशेष लक्षण के आधार पर समूह में विभाजित नहीं कर रहे। आप दोनों में अंतर बताता हूं। एक ये समष्टि है, इस समष्टि में 500 लोग हैं, एक ये समष्टि है, इस समष्टि में 500 लोग हैं। ये क्लस्टर का एग्जाम्पल है और ये प्यारे साथियों स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल है। स्ट्रेटिफाइड में क्या करोगे आप, इसमें आप विभिन्न लक्षणों के आधार पर समूह बनाओगे। जैसे बीए वालों का बना दिया, बीएससी वालों का बना दिया, बीकॉम वालों का बना दिया, बीबीए वालों का बना दिया और बीएससी बायोलॉजी वालों का बना दिया। जो क्लस्टर है इसमें आप क्या करोगे, आप कह दोगे कि भाई इस कोने के लोग एक समूह बना लो, इस कॉर्नर के लोग एक समूह बना लो, इस कॉर्नर के लोग एक समूह बना लो, इस कॉर्नर के लोग एक समूह बना लो और बीच में बचे हुए लोग एक समूह बना लो। ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई, क्या कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई जो आगे आगे के हैं इससे आगे के एक समूह बना लो, इसके पीछे से एक समूह बना लो और जो बीच के हैं एक इस साइड वाले समूह बना लो, एक इस साइड वाले समूह बना लो। मतलब आपने समष्टि को अलग अलग समूह में विभाजित किया लेकिन किसी विशेष लक्षण के आधार पर नहीं किया, आपने वैसे ही कर दिया। आपने कह दिया उत्तर भाग वाले एक समूह, दक्षिण भाग वाले एक समूह, पूर्व भाग वाले एक समूह, पश्चिम भाग वाले एक समूह। आपने कह दिया उत्तर पूर्व वाले एक समूह, उत्तर पश्चिम वाले एक समूह, दक्षिण पूर्व वाले एक समूह, दक्षिण पश्चिम वाले एक समूह। दोनों में ये अंतर है। ठीक है, दोनों में समूह बनाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड में किसी विशेष लक्षण के आधार पर बनाया जाता है, वहीं जो क्लस्टर है उसमें किसी विशेष लक्षण के आधार पर नहीं बनाया जाता। दोनों में सिंपल रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं बहुचरणीय प्रतिचयन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब मल्टी स्टेज सैंपलिंग, इस शब्द से ही आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो सैंपलिंग की जा रही है वो मल्टीपल स्टेज में की जा रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता है जो मल्टीपल स्टेज में हो रही है। इस विधि का उपयोग बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र से एक प्रतिचयन निकालने के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत इकाइयों के चुनाव की प्रक्रिया अनेक स्तरों से होकर गुजरती है। प्रत्येक स्तर पर प्रतिदर्श का चयन सरल यादृच्छिक विधि या दैव प्रतिचयन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या किया जा रहा है प्यारे साथियों, मल्टीपल स्टेज में किया जा रहा है। जैसे समष्टि में लगभग 1 लाख लोग हैं। ठीक है, समष्टि बहुत बड़े आकार की है, उसमें 1 लाख लोग हैं। आपको 2 कैंडिडेटों को सिलेक्ट करना है। अब 1 लाख लोगों में से आपको 2 को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल रैंडम का भी उपयोग नहीं कर सकते। ये तो दिक्कत हो गई कि यार 1 लाख लोग हैं, 2 लोगों को निकालना है मेरे को और वो चाहिए भी अच्छे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस 1 लाख लोगों में से पहले आप 1000 लोगों को निकालोगे, जो आसान है। भाई एक साइड आप 1 लाख लोगों में से 2 को सिलेक्ट करो, एक साइड आप 1 लाख लोगों में से 1000 को सिलेक्ट करो। तो 1 लाख लोगों में 1000 को सिलेक्ट करना ईजी है, तो आप क्या करोगे, पहले 1000 को सिलेक्ट करोगे। अब इन 1000 में से आप 100 को सिलेक्ट करोगे, 100 में से फिर आप 2 को सिलेक्ट कर लोगे। बिल्कुल आसान है भाई, 100 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना बहुत आसान है। वहीं यदि हम 1 लाख लोगों में से 2 को सिलेक्ट करें तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब ये क्या हो गया, मल्टी स्टेज सैंपलिंग हो गया। इसमें आपने जो सैंपल सेलेक्ट किए वो मल्टी स्टेज में किया है। पहले आपने 1 लाख समष्टि में से 1000 को सिलेक्ट किया, फिर 1000 में से 100 को सिलेक्ट किया, फिर 100 में से आपने 2 को सिलेक्ट किया। ये उस स्थिति में होता है जब समष्टि में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें से हमें बहुत ही कम सैंपल को सिलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जितने भी टाइप्स हैं सभी का बेस है, सभी का आधार है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जितने भी एग्जाम्पल हैं हर एक एग्जाम्पल में, हर एक प्रकार में प्यारे साथियों हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं गैर संभाव्य प्रतिचयन, गैर प्रायिकता प्रतिचयन, जिसको हम नॉन रैंडम सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। बस इतना याद करना है कि जो नॉन रैंडम सैंपलिंग है वो रैंडम सैंपलिंग के जस्ट अपोजिट है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के जस्ट अपोजिट है। जब हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में समष्टि की प्रत्येक इकाई का प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित होने की बिल्कुल एक समान संभावना है। प्यारे साथियों, जो नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है इसमें समष्टि के प्रत्येक इकाई के सेलेक्ट होने की समान संभावना नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में समष्टि के प्रत्येक इकाई के सेलेक्ट होने की समान संभावना थी, वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में प्यारे साथियों समष्टि के प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में सेलेक्ट होने की समान संभावना नहीं होती। गैर प्रायिकता प्रतिचयन शोधकर्ता के निर्णय पर आधारित होता है एवं पक्षपात से युक्त होता है। जो रैंडम सैंपलिंग है वो 100% पक्षपात से मुक्त होती है, वहीं प्यारे साथियों जो नॉन रैंडम सैंपलिंग है वो पक्षपात से युक्त होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, एक को रट लो दूसरा रटने की जरूरत नहीं है। अब हम नॉन रैंडम सैंपलिंग के टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आकस्मिक या प्रासंगिक प्रतिचयन, जिसको हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग बोलते हैं। इसमें उन प्रत्याशियों का चयन किया जाता है जो शोधकर्ता से मिलते हैं और साक्षात के लिए तैयार होते हैं। एक्सीडेंटल सैंपलिंग में प्यारे साथियों आप उन कैंडिडेटों को सिलेक्ट करोगे जो आपके जानकार हैं और वो आपके कहने पर इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है भाई, जब आप अपने जानकार लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो ना तो वो कौन सा हो गया, एक्सीडेंटल सैंपलिंग हो गया। आपने कहा भाई तेरे को नौकरी का लगना है ना, हाँ ठीक है तो इंटरव्यू दे दे, आजा मैं लगा दूंगा तेरे को, ये हो गया एक्सीडेंटल सैंपलिंग। परपज्यू सैंपलिंग क्या होता है, जब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इकाइयों का चयन कर रहे हो। 1,00,000 लोग हैं, आपने बोला कि भाई मेरे को आवश्यकता है एक पीएचडी होल्डर की जिसकी ग्रेजुएशन में 70% है, मास्टर डिग्री में 70% है, जेआरएफ में टॉप रैंक है और वो पीएचडी कर रहा हो, वो कैंडिडेट बाहर निकल कर आ जाओ। वो बाहर निकल कर आ गए, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो जो परपज्यू सैंपलिंग था उसमें आपने क्या किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार आपने इकाई को सेलेक्ट किया है। ठीक है, आपको जैसी नीड है बिल्कुल वैसे आपने सेलेक्ट कर लिया। सपोज दैट आपको एक लेडीज पीएचडी होल्डर की जरूरत है, आपने उसको सेलेक्ट कर दिया। आपने बोल दिया कि भाई एक वैकेंसी है और मेरे को एक पीएचडी होल्डर लेडीज चाहिए जिसने पीएचडी किया और पीएचडी में जिसकी 70% से ज्यादा है। ठीक है, जिसका जेआरएफ क्वालिफाई है, जिसकी मास्टर डिग्री में भी 70% से ज्यादा है, जिसकी पीजी में भी यूजी में भी 70% से ज्यादा है। आपने अपने उद्देश्य के अनुसार जो भी आपके डायरेक्शन थे, जो भी आपकी क्राइटेरिया थे वो आपने बताए। जो कैंडिडेट उन क्राइटेरिया को फुलफिल अप कर रहे हैं वो बाहर निकल कर आ गया। अब हम बात करते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में, जिसको हम हिमकंदू सैंपलिंग बोलते हैं। इस प्रतिचयन का उपयोग कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के दौरान किया जाता है, जैसे कि मादक द्रव्य का उपयोग करने वाले या चोर उचक्कों अथवा जेब कतरों का नमूना लेने में स्नोबॉल सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग का उपयोग कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से सैंपलिंग का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। तो प्यारे साथियों, स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग हम कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के दौरान करते हैं, जैसे किसी मादक द्रव्य का उपयोग करने वाले या चोर उचक्कों या जेब कतरों का नमूना लेना है तो हमें स्नोबॉल सैंपलिंग का उपयोग करना होगा। और लास्ट में हम पढ़ते हैं क्योटा प्रतिचयन। इसमें समग्र के विविध तत्वों तथा वे जिस अनुपात में समग्र में शामिल हैं उसी अनुपात में विश्वास के साथ प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रत्येक इकाई के चयन के लिए कोटा प्रतिचयन का प्रयोग किया जाता है। दोबारा पढ़ के बताता हूं। इसके अंतर्गत समग्र में के विविध तत्वों तथा वे जिस अनुपात में समग्र में शामिल हैं उसी अनुपात में विश्वास के साथ प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रतिचयन इकाइयों के चयन के लिए कोटा प्रतिचयन का प्रयोग किया जाता है। आपने क्या किया, सपोज दैट एक समष्टि है, समष्टि में टोटल मेरे प्यारे साथियों 50 लोग हैं। ठीक है, 50 लोग हैं।
अब ये जो 50 लोग हैं इसमें 15-20 कैंडिडेट तो हैं बीएससी वाले, 10 कैंडिडेट हैं एमकॉम बीकॉम वाले और 20 कैंडिडेट हैं बीए वाले। तो आपने क्या किया, इस अनुपात में सिलेक्ट कर लिया। सपोज दैट आपको 10 लोग चाहिए, ठीक है, 20 लोग किसके हैं, बीएससी के हैं, 10 लोग बीकॉम के हैं, 20 लोग बीए के हैं। आपको 10 लोग चाहिए, आपने अनुपात में डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, आपने अनुपात में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और आपने अनुपात के अकॉर्डिंग इकाइयों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से आप तब समझ पाओगे। मैं जैसे यहां पर आपने 2 को सिलेक्ट कर लिया, यहां पर आपने 2 को कर लिया, सॉरी यहां पर आपने 4 को सिलेक्ट कर लिया, यहां पर आपने 4 को कर लिया, यहां पर आपने 2 को सिलेक्ट कर लिया। अनुपात के आधार पर बीए का 20 है इसलिए 4, बीएससी का 20 है इसलिए 4, बीकॉम के 10 हैं इसलिए 2। फिक्स अनुपात में आपने सेलेक्ट कर लिया अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार। ठीक है, तो बताओ प्यारे साथियों, अब तक की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? आप इसी तरीके से ज्योग्राफी बहुत शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, हर एक यूनिट के ऊपर बहुत गजब तरीके से फोकस करना चाहते हो, हर एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से मजबूत करना चाहते हो, आप ओवरऑल 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारा ज्योग्राफी का बैच ले सकते हैं और ज्योग्राफी में बहुत गजब का स्कोर करके धमाल मचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में जो कि हमारी जीआईएस या जीपीएस से जुड़ी होगी।